पूरा भारतवर्ष लगभग भगवा रंग में रंग गया है। केरल को छोड़ दीजिए और तमिलनाडु को छोड़ दीजिए तो भाजपा का अश्वमेध का बगपूट घोड़ा लगभग हर एक कोने में पहुंच चुका है। और भाजपा मतलब भगवा पार्टी। इस पार्टी का छात्र संगठन बहुत लोग गलतफहमी में मान लेते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। कतई नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह भयंकर भूल है और सबसे बड़ी बात की तथ्यात्मक भूल है। भाजपा का जन्म 80 के दशक में हुआ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जन्म 50 के दशक में हो चुका था। तो ये बात को उल्टा करना होगा। हाँ, संघ परिवार की वैचारिक नजदीकियां और संघ परिवार का इसमें दखल वगैरह एक अलग विषय है, उस पर बात करेंगे। मुद्दा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का है, जो अब तक लालगढ़, रेड बेस्टन और क्या क्या बना हुआ है, जो आप अभी सोशल मीडिया के दौर में देख रहे होंगे कि सेंट्रल पैनल में चारों पदों पर जीत के बाद लेफ्ट यूनिटी की तरफ से जो एक पोस्टर जारी हुआ है उसमें जला है। हालांकि हिंदी भी गलत उन्होंने लिखी है उस पोस्टर में, लेकिन लेफ्ट यूनिटी में हमेशा एबीवीपी, बीजेपी, आरएसएस एक कॉलम में जला है, जला जलता रहेगा ऐसा, और चारों के जीते हुए के साथ फोटो। इसके बाद से तमाम दावे प्रतिदावे, तमाम तरह की बातें हुई। कहा गया कि भाई जनेवी में आज ये पहली बार हुआ कि 2000 तक परिषद का वोट पहुंचा। फिर ये भी कहा गया कि जनेवी का वो दौर भी हमने देखा है। विद्यार्थी परिषद के लोगों ने कुछ नहीं कहा कि 400 वोट आते थे और वहां से हमने शुरुआत। फिर तमाम तरह के दावे प्रतिदावे हुए। तो आज मैं अपने साथ एक बहुत समृद्ध पैनल ले आया हूं, जो कम से कम आपको 97 से लेकर 96 से लेकर 1996 से लेकर और 2012-13 की जेएनयू की पॉलिटिक्स के बारे में इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि ये उसमें मुब्तिला रहे, संलग्न रहे, बहुत जोर शोर से उसका हिस्सा रहे। इनमें से एक के नाम एक अद्भुत रिकॉर्ड भी है और दूसरे अभी फिलहाल उसी जेएनयू में पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। तो स्वागत कीजिए हमारे साथ, दाहिनी चौखट में है डॉक्टर अमित सिंह। इनके साथ हमें आप देख चुके हैं एक आध बार। डॉक्टर अमित का बाकी स्वरूप जो आप जानते हैं, एसआईएस के इंटरनेशनल रिलेशन के अध्यापक के तौर पर, उसके अलावा इनका छात्र नेता का स्वरूप बड़ा दिलचस्प है। आज हम उससे बात करेंगे। और जिस रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा था, अद्भुत रिकॉर्ड की, वो हमारी बाईं चौखट में जो व्यक्ति हैं वो हैं, उनके नाम पर है। स्वागत कीजिए संदीप महापात्रा सर का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अमित जी। संदीप सर के नाम ये रिकॉर्ड है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रत्याशी मात्र आज तक, जब से वह लालगढ़ रेड बेस्टन बना है तब से अब तक एकमात्र जो प्रत्याशी अध्यक्ष पद पर जीता है, विजयी उम्मीदवार जो है, वो संदीप महापात्रा है। आप लोग अक्सर इनको संबित पात्रा के तौर पर जानते होंगे, क्योंकि कई बार हमारी मीडिया की मेहरबानी से, मेन स्ट्रीम मीडिया की मेहरबानी से, संबित पात्र डॉक्टर साहब को संदीप महापात्र समझ लिया जाता है और संदीप महापात्र जी को कुछ और समझ लिया जाता है। तो आज इन लोगों से हम बात करेंगे कुछ अगले पिछले लगभग 3 दशक की जेएनयू की पॉलिटिक्स की। सर इसमें पहला जो 2 मिनट होगा उस पर एक सामान्य क्वेश्चन मेरा है, जिस पर आप दोनों 2-2 मिनट बोलेंगे अपने अपने अनुभव से। शुरुआत हम संदीप सर से करेंगे, उसके बाद अमित जी आपके पास आएंगे। कॉमन क्वेश्चन है, जेएनयू अब भी लालगढ़ क्यों? संदीप जी। देखिए ब्यालोक जी, उसमें वोट के आंकड़े जो भी हों, मेरा ये मानना है कि जेएनयू भले ही एक, जिसको कहते हैं कि आंचल उड़ा हुआ है कि लालगढ़ का या फिर लाल मतलब रेड वैक्सीन के तौर पे, लेकिन विचारधारा के स्तर पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो लालगढ़ है उसमें भी खोखलापन आ गया है। उसका मैं आपको उदाहरण ये दूंगा कि आपको
ध्यान में होगा, जब हम लोग जेएनयू आए थे 90 के अंत के दशक में, 96-97 में, उस समय ये एक डिफाइंड लाइन था कि जो सीपीआईएम और सीपीआई के छात्र संगठन है, एसएफआई और एआईएसएफ, वो अपने आप को एक मानते थे। उस समय सीपीआई माले, जो कि नक्सलवाद से प्रताड़ित कह लीजिए या प्रेरित कह लीजिए, जो भी, वो अपने आप को अलग एक धड़ा समझता था और उस समय वहां उनके वर्चस्व रहते थे। और उस समय आयशा को लोग ऐसे देखते थे कि भाई ये लेफ्ट नहीं है और सही लेफ्ट हम हैं। तो उस समय चलता था कि हु इज द राइट लेफ्ट। आज जब 30 वर्ष में हम देख रहे हैं, एआईएसएफ हैज बीन कास्टेड अवे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कि दरकिनार कर दिया गया है। और आयशा के साथ मिलके मुझे जो ध्यान है, एसएफआई, उसके बाद एसएफआई के भी धड़े हुए, वो सारे के सारे यूनाइटेड लेफ्ट के नाते अपने आप के वर्चस्व कह लीजिए, अस्तित्व कह लीजिए, बचाने के प्रयासरत हैं। तो मुझे लगता है कि वैचारिक स्तर पे एक खोखलापन तो आ ही गया है। हो सकता है कि जो जेएनयू के समीकरण हैं, या जो छात्र जिस तरह से आते हैं, हमारे समय में लगभग 3000 या 4000 छात्र थे, आज मुझे जहां तक ध्यान है लगभग 9-10 हजार हो गए हैं। तो गणित के समीकरण में अगर आप देखेंगे तो हाँ, एक साथ हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद या फिर जो सम विचारधारा के कुछ संगठन और भी होंगे, उस पे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हो सकता है भारी पड़ते हों, परंतु विचारधारा के स्तर पे ना उनके पास कुछ नया कहने लायक है, ना कुछ नया दिखाने लायक है। एक समय मतलब केरल, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, जी सर, जी, मतलब एक समय, मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भारी पड़ते हैं। हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन पहले इस एक कॉमन क्वेश्चन पर 2 मिनट अब अमित जी का शुरू होता है। जी अमित जी, क्यों जी लाल है जैसा जी जी वैलोक जी, जेएनयू, क्यों लाल है? जी देखिए, जेएनयू, मुझे लगता है जो संदीप सर ने बिल्कुल सही बोला, ऊपरी तौर पे लाल नजर आता है लेकिन अंदर से अब बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम लोग वहाँ छात्र थे तो जेएनयू के वामपंथी संगठनों में एक तथाकथित दौड़ होती थी आपस में, या रेस लगती थी कि कौन कितना ज्यादा लाल है। एआईएसएफ को कोई भी लाल नहीं मानता था, एसएफआई बोलता था कि हम लाल हैं। उसके बाद आयशा ने बोलना शुरू किया, नहीं हम ज्यादा लाल हैं। और उसके बाद जब डीएसयू, जो सीपीआई माओइस्ट का छात्र संगठन है, वो आया तो उन्होंने बोला नहीं, ये सारे ऑफिशियल लेफ्ट हैं, ये लोग सत्ता के दलाल हैं, असली लाल तो हम हैं। लेकिन इन लालों की लड़ाई में जो हमारे और संदीप जी जैसे, आप जैसे जो भारत माता के लाल हैं, उन्होंने कैंपस की राजनीति को या डिबेट को या नैरेटिव को बदला है। और पिछले कई सालों से जो डिबेट विद्यार्थी परिषद वहां खड़ा करता है, जो आइडियोलॉजिकल लाइन हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं, उसी के पक्ष और विपक्ष में कहीं ना कहीं कैंपस की पूरी राजनीति चलती है। और आज जी वर्तमान में भी पूरा का पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ कि कौन सा संगठन या धड़ा या महागठबंधन तथाकथित बनाकर विद्यार्थी जी परिषद को हरा दिया जाए, इसलिए जी, सब लोग आपस में मिल जाते हैं। इसलिए नंबर गेम में मिलकर हम वो आगे हैं, अदरवाइज विचारधारा की लड़ाई हम लोग जीत चुके हैं। जीत चुके हैं, ठीक बात। विचारधारा की लड़ाई जीत चुके हैं, वो तो खैर पूरे देश में एक तरह से ये घोषणा की जा रही है बार बार कि भाई अब कांग्रेस का अंत हो गया है, और विचारधारा मतलब भाजपा या संघ परिवार जो भी कहिए। लेकिन इसके बावजूद प्रतिरोध के स्वर जारी हैं, और हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम में, उदास मौसम के खिलाफ। ये सब कहानियां, कविताएं, जेएनयू की दरो दीवार पर, यही सब पोस्टर्स थे मित्रों जो आकर्षित करते हैं। प्रथम दृष्टया अगर बिहार का, उड़ीसा का कोई गांव का लड़का जाएगा और वो जेएनयू की विशाल इमारतों पर जब वो चस्पा देखता है, पास पास की पंक्तियां की, सबसे मुर्दा शांति से मर जाना सबसे कठिन होता है, हमारे सपनों का मर जाना, तो वो आकर्षण है। उसके बाद जब वह देखता है रोज दिन का होने वाला डिबेट और डिस्कशन, जब वो देखता है कि उसको यहाँ सेमिनार हो रहा है, तो उसमें चप्पल पहले पहने जहाँ ब्रेज नाम के व्यक्ति आ जा रहे हैं, या कोई भी इस तरह के नेम ड्रॉपिंग
जेएनयू के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ बात राजनीति की होगी। विचारधारा के स्तर पर आप दोनों भाइयों ने ये तय कर दिया कि भाई परिषद जीत गई है। हमारा समय लगभग एक ही है। दर्शकों मैं बता दूं कि 1996 से मोटे तौर पर आप ये जान लीजिए कि हम सब एक ही समय के थे, और 1996 से लगभग 2010 तक अमित एक्टिव रहे हैं। 2001-2 तक संदीप कर रहे हैं कैंपस में, उसके बाद निकल गए हैं। मैं 2000 पत्रकार बन चुका था तो मैं भी निकल चुका हूँ। लेकिन अमित इसमें राजनीतिक तौर पर, और उसके बाद चूंकि इन्होंने एकेडमिक्स ज्वाइन किया तो सबसे अनुभव एक छात्र नेता के तौर पर समृद्ध इनका है, और संगठन से लेके चुनावी राजनीति तक। संदीप सर जहां तक मुझे याद है शायद चुनावी राजनीति का चेहरा हमेशा रहे, संगठन का बाद में हुए होंगे तो हुए होंगे बहरहाल। और मैं हमेशा संगठन का आदमी रहा। जब मैं विद्यार्थी परिषद का महासचिव था तो मुझे कभी चुनाव लड़ने लायक नहीं समझा गया, कहा गया कि तुम बहुत कट्टर हो। खैर, संदीप सर आपसे सुनेंगे। पहले आपके अनुभव में जनेवी की छात्र राजनीति क्या थी, और आजकल सुना है कि वहां पर ये डिबेट भी बंद हो गए हैं जो हॉस्टल में होते थे। हॉस्टल में मेस के बाद 9:30 बजे के डिबेट शायद वो कुछ वर्षों से बंद कर दिए गए हैं। तो इसमें जो कोट अनकोट जेएनयू कल्चर की हम लोग जिसके हम मुरीद थे उसका क्या हुआ, और उसके बाद अभी की राजनीति और बाकी आपके समय की राजनीति, इनसे क्या देखते हैं और क्यों रह गया? असल कारण क्या है कि सेंट्रल पैनल क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? बाकी बाकी बातें रहने दीजिए, विचारधारा और बाकी चीजें सब मिल गए जी सब। सेंट्रल पैनल देखिए, राजनीति या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या जो निर्वाचन की गतिविधियां रहती है वो पूरे के पूरे तरह से गणित क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो गाणितिक तौर पे मुझे लगता है कि अगर विद्यार्थी परिषद के आप वोट शेयर देखेंगे या वोट नंबर्स देखेंगे, जो हमारे समय में भी था, क्योंकि छात्रों की संख्या वहां पे बढ़ी है तो बढ़ोतरी निश्चित रूप से हुई है, लेकिन वो जो गाणितिक संख्या है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, उसके कारण हो सकता है कि वो जो मैजिक नंबर है उसको पार नहीं कर पा रहे हैं। जहां तक परिवर्तन की बात है, हम लोग जब मैं जब जेएनयू में आया था, उड़ीसा के एक सुदूर क्षेत्र से आता था, और यहाँ आके जो मुझे एक कहते हैं ना कि भाई एक आउटलुक मिला, कह लीजिए एक प्लेटफॉर्म मिला, सीखने के लिए, समझने के लिए चीजें मिली, वो मेरे आगे के समय में भी काम आई है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे दूंगा कि हमारे समय में, काफी उसके बाद भी, जब तक लिंगडो पैनल की रिपोर्ट लागू नहीं हुई थी, देश के दिग्गज नेता वहां पे आते थे, सब राजनीतिक दलों से आते थे। माननीय अरुण जेटली जी को किसी विषय में भी सुनना, वो आर्थिक विषय हो या फिर कोई और विषय हो, और उससे जो एक तरह से सीखने के लिए मिलता था, और उसको आप अपने जेएनयू के जब आप छात्रों से मिलते थे या फिर आप प्रेसिडेंशियल डिबेट में भी उसको किस तरह से उपयोग करें, वो एक रहता था मन में कि उसमें उत्कंठा पैदा होती थी कि उससे और कुछ अच्छा कर सकते हैं क्या। आज के समय में काफी, मतलब 10 वर्षों से मेरा वहां जाना नहीं हुआ, जब इलेक्शंस के माहौल रहते हैं, जो सुनने के लिए मिलता है कि आज भी वही सब डिबेट्स होते हैं, लेकिन किस तरह के डिबेट्स होते हैं ये मुझे नहीं पता है। तो निश्चित तौर पर ये चेंज जरूर आया। अमित जी जेएनयू परिसर में रहते हैं तो वो ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे, परंतु जब 90 की दशक की बात करता हूँ, जब हम लोग थे, उस समय जो वातावरण था कि आप भले ही जेएनयू एसयू में हो या फिर संगठन में कोई दायित्व में हो, पर्चा कैसे आएगा, इवनिंग में कोई एक मुद्दा आया, उसके ऊपर विद्यार्थी परिषद का क्या स्टैंड होना चाहिए, पर्चा कौन जी लिखेंगे, पर्चा हिंदी में कौन लिखेंगे, अंग्रेजी में कौन लिखेंगे। और वो जो होड़ लगती थी, उस समय इंटरनेट का जमाना नहीं था, तो वहां पे बेरसटा जाइए या फिर मुनिरका जाइए, पर्चा छपवा के लाइए, प्रिंट करवा के लाइए, सारे हॉस्टलों में डिनर क्या टाइम से पहले वहां पे रखिए। तो वो जो जी था, मुझे पता नहीं आजकल वो होता है कि नहीं, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप के जमाना है, तो उस तरह का कुछ रहता होगा या नहीं रहता होगा, मुझे पता नहीं है। आज भी जब मैं पुराने अपने किताबें या फिर कुछ दस्तावेज खोजता हूँ, तो मुझे अभी भी उस समय के कुछ पैम्पलेट्स और लीफलेट्स वगैरह मिलते हैं, और पढ़ के बड़ा आनंद आता है कि भाई जो भी लिखते थे हमारे लिए, विद्यार्थी परिषद के लिए, जिस तरह की सोच उस समय थी, और उस समय इंटरनेट का इतना प्रचलन नहीं था, तो जो खोज करते थे वो लोग, मान लीजिए वो किस तरह से करते थे, तो वो अपने आप में भी एक रिसर्च का जी टॉपिक होता है। नहीं, और
मुझे यहीं पर आपको मैं थोड़ी देर के लिए माफ कीजिएगा इंटरप्ट कर रहा हूँ कि रिसर्च का ये विषय था दोस्तों कि विद्यार्थी परिषद के लिखे हुए एक पर्चे पर बाकायदा तथाकथित, जिनको मैं, हालांकि ये दो लोग एकेडमिक्स से जुड़े हुए हैं इसलिए मैं अपने विशेष नामों का उल्लेख नहीं करूंगा, जो मैंने बनाए हैं मैं उनको इतिहासकार ही कहूंगा, लेकिन तथाकथित इतिहासकार इरफान हबीब को बाकायदा उसका जवाब देने आना पड़ा और कम्युनिस्टों को सारी प्रथाएं तोड़ते हुए, सर अगर आपको याद हो तो भरी दोपहरी में वो पब्लिक मीटिंग हुई थी और उसमें पॉइंट दर पॉइंट उन्होंने, इरफान साहब ने एक तरफ वो पर्चा पढ़ा, फिर उसका खंडन मंडन किया अपनी तरफ से, हालांकि बाद में उसमें सभा में हंगामा हो गया था। एक वो प्रतिभा का स्तर दिखता है। और मुझे याद है कि वो दोनों लोग जिन्होंने लिखा था, अब मैं उनका नाम बहुत वजहों से नहीं ले रहा हूँ, वो लोग सरकारी महकमों में एक हैं तो इसलिए, और दूसरा उनकी क्योंकि इजाजत नहीं ली है, लेकिन एक वो स्तर था। और एक स्तर ये है कि कन्हैया कुमार वहां के आज ब्लू आइड बॉय बने हुए हैं, इससे भी दिक्कत नहीं है, वामपंथियों के, कांग्रेसियों के, अब तो खैर जिसके भी तथाकथित बुद्धिजीवियों के, उनको बड़ा महान ओरेटर बताया जा रहा है। तो वहां से यहाँ की यात्रा जो हुई है जेएनयू की, उस पर आप दोनों का क्या कहना है? शुरुआत अमित जी से करेंगे। अमित जी, क्योंकि आप एकेडमिक से जुड़े हुए हैं, कहाँ आपका जेएनयू वो था और कहाँ ये है, अब आप बताइए। देखिए, जो मुझे लगता है कि वर्तमान में संदीप सर ने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग उस जमाने में पर्चा पोस्टर लिखने की कवायद करते थे या लिखते थे जब इंटरनेट की सुविधा उस प्रकार से नहीं थी। आज जेएनयू में कोने कोने में वाईफाई पहुंच गया है और हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन है और वो एक नहीं, चार चार पांच पांच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है। तो मुझे लगता है कि जो पहले जेएनयू की राजनीति फेस टू फेस हुआ करती थी, एक एक व्यक्ति को पकड़कर कन्विंस करना, कमरे कमरे जाके आइडियोलॉजिकल बहस करना या उनको रिक्वेस्ट करना कि आप वोट डालने तो जरूर आए या उनकी बातें सुनना, वो अब बहुत ज्यादा कम हो गया है। क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में बच्चे, जो भी हैं आजकल के विद्यार्थी, वो ज्यादातर सोशल मीडिया पर ही इंटरेक्ट करते हुए नजर आते हैं। फेस टू फेस डिबेट वाला कल्चर जेएनयू में धीरे धीरे खत्म हो गया है। क्योंकि एक समय हुआ करता था, आपको भी पता है कि शाम होते ही जिस तरह से ढाबे गुलजार हो जाया करते थे और हर संगठन का जो पैनल चुनाव के दिनों में लगभग 10 बार हर ढाबे से गुजर जाता था और हर व्यक्ति से वोट की गुहार करता था, वो सारी चीजें लगभग लगभग खत्म हो गए हैं। जिस तरीके से पहले एग्रेसिवली हम सारे लोग लगते थे, वो एग्रेशन यानी अंदर से वो ललक कि हर एक व्यक्ति को पकड़ लेना है वोट के लिए, वो अब लगभग खत्म हो चुका है। और उसी का प्रभाव कहीं ना कहीं जेएनयू के डिबेट कल्चर पर भी पड़ा है। लिंगदो ने तो कमर तोड़ी ही है जेएनयू के डिबेट कल्चर की, लेकिन उसके साथ साथ सोशल मीडिया और वाईफाई और आज का जो तथाकथित जनजी है, वो भी जिम्मेदार है। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक हम लोगों के जमाने में जो एक स्तर था प्रेसिडेंशियल डिबेट का, वो भी ड्रास्टिकली गिरा है। क्योंकि जिस प्रकार से सारे अध्यक्षीय प्रत्याशी अपनी बातों को रखते थे, वो अब उतने मुखर तरीके से नहीं रख पाते हैं और कहीं ना कहीं राजनीति में थोड़ा मस्खरापन आ गया है। और वो मस्करापन, जिस मस्करे व्यक्ति का नाम आपने लिया, जो कि वामपंथ छोड़कर पहले नीला हुआ, फिर गीला हुआ और फिर मुझे लगता है अभी हाथ की तरफ चला गया है कांग्रेस, जबकि वो चाहता तो था कि तेजस्वी यादव की पार्टी ज्वाइन करें, लेकिन लालू जी ने मना कर दिया। तो खैर आइडियोलॉजिकल गिरावट आई है और आइडियोलॉजिकल गिरावट इतनी आई है कि एक समय वो था जब कॉमरेड चंद्रशेखर की जब हत्या हुई थी बिहार में, जो इन्हीं लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन इनकी पार्टी ने कराई थी। तो उसमें हम सारे लोग अपने राजनीतिक विचारों को दरकिनार करते हुए कि जेएनयू के
छात्र अध्यक्ष के साथ ऐसा हुआ, सब लोग एक साथ आए थे, बल्कि सबसे ज्यादा लाठियां विद्यार्थी परिषद वालों ने खाई थी। व्यालोक जी भी उस समय के साक्षी हैं। यहाँ तक कि जब लाठियां भांजी जा रही थी तो वामपंथी सब भाग गए थे और विद्यार्थी परिषद ही लोहा लेता हुआ नजर आ रहा था। और आज वही संगठन सीपीआई-एमएल का आईसा, वो महागठबंधन में बिहार में चुनाव लड़ते हैं लालू जी के साथ। तो जो संदीप जी ने भी बोला कि अंदर से खोखले हो चुके हैं, जेएनयू की दीवारें सिर्फ लाल हैं, लेकिन जो एक सूर्य की या जो भगवा की किरणें उन पे पड़ रही हैं, तो धीरे धीरे वो भगवा होता जा रहा है। चुनावी गणित अलग है जो संदीप जी ने बोला, लेकिन जी फिर भी डिबेट कल्चर गिरा है और ठीक उसका है। जिम्मेदार कहीं ना कहीं यही लोग। जी, डिबेट कल्चर गिरा। और पहले हम लोग जेएनयू में ये वाला करते थे या ये करते थे, अब वो सब तो खैर समझ लीजिए, लेकिन डिबेट कल्चर आपका इतना गिरा है संदीप सर कि मुझे हैरत तब हुई जब कन्हैया कुमार को कहा गया कि वो बेस्ट ओरेटर है, बड़ा अच्छा बोलता है, प्रांजल बोलता है, लेकिन तब तक हैरत हुई थी। अब तो मैं सुन रहा हूँ कि वो प्रियंका भारती जी जो हैं राजद वाली, वो भी जेएनयू की हैं, जनेवी की हैं, और वो भी मतलब उनका भी शुमार किया जा रहा है कि वो प्रतिद्वंदियों को पछाड़ देती हैं, तो क्या कर देती हैं पता नहीं। और एक दिन गलती से मैंने सुन लिया, ईश्वर ऐसी कर्कश आवाज से बचाए और ऐसे भौंडे बेहुदा तर्कों से, क्योंकि मतलब अगर आप उनके साथ मंच शेयर करेंगे तो गुस्से में क्या कर बैठेंगे पता नहीं। खैर, 5 मिथ जो जेएनयू को लेकर बने हुए हैं। पहला मिथ हम लोगों ने ध्वस्त किया कि वो लालगढ़ नहीं है, और थोड़ा सा इतिहास बता दें, इसके अलावा आप लोगों को कुछ पता हो तो बताइएगा। 1996 में परिषद के 3 सेंट्रल पैनल की सीटें हम लोग जीत चुके थे, विद्यार्थी परिषद के लोग, और एक सीट जो प्रेसिडेंट की नहीं आई थी उसका अंतर 6 वोट या 4 वोट था शायद, और 4 वोट। पुष्कर मिश्र जी चार पर 4 वोट से हारे थे। उसके अलावा 2000 में मैंने आपको बताया ही, हमारे साथ बैठे हुए हैं आज तक के इतिहास के इकलौते व्यक्ति। उसके अलावा बगल में जो बैठे हुए हैं ये लगातार छात्र राजनीति में, और मैं खुद रहा हूं, लेकिन उस समय की राजनीति से लेके अब के डिजिटल राजनीति तक बहुत फर्क आ चुका है। तो क्या इसमें कहीं टेक्नोलॉजी मानेंगे, टेक्नोलॉजी की दखल, लेकिन आप लोग ये नहीं बता रहे हैं कि बापसा ने पहली बार एक काउंसलर की सीट जीती है। बापसा मतलब बिरसा अंबेडकर फुले छात्र संगठन, स्टूडेंट्स एसोसिएशन। तो ये तमाम चीजें कैसे जेएनयू में कोप अप हो रही हैं और कैसे इसको देखते हैं आप लोग, इस पर भी बात करनी। पहले जी जो सर। विद्यार्थी परिषद की हम लोग बात करते हैं तो 91 या 92 में पहली बार ज्वाइंट जी सर, सेक्रेटरी के हम जीते थे विद्यार्थी परिषद में, बिल्कुल ठीक। जी बद्रिका नारायण महापात्र जी। उसके बाद 96 में 3 पोस्ट पे हम लोग जीते प्रेसिडेंट को छोड़ के। 97 में जतिन मोहंती जी जनरल सेक्रेटरी के पद में जीते थे। 93 में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद में जीता। 2000 में प्रेसिडेंट, और उस समय ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट भी हमारे हाथ लगे थे। तो कहने का मतलब यह है कि जो 90 का दशक था वो जेएनयू को इस तरह से बदल दिया है कि जो लाल लोग हैं या फिर जो कम्युनिस्ट है उनको पता है कि ये बदलाव 90 मतलब 30 साल पहले से शुरू हुआ है। तो अभी हम जो देख रहे हैं जो रिएक्शन उनकी तरफ से, वो अपने आप को किसी तरह से बचाने का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो हमारे सम विचारधारा के कार्यकर्ता भी हैं, ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, इसको एक बार समझना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक डिजिटल मीडिया कह लीजिए या फिर इंटरनेट कह लीजिए या सोशल मीडिया कह लीजिए या एआई के दिनों में, दौर में रादर, जेएनयू में छात्र राजनीति में क्या परिवर्तन आए हैं या क्या स्तर वहाँ पे बढ़े हैं या गिरे हैं। मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि जब जेएनयू का कोई छात्र, वो छात्र नेता नहीं, कोई छात्र अगर बोलता था कभी बाहर जाके जेएनयू को, लोग सुनते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि इनके स्तर बहुत अच्छे हैं और ये सोच समझ के बात करते हैं। परंतु वह जेएनयू से भी जो बाहर निकले हैं, वो बाहर के जो भाषा है वो बोलने लगे। उनको हो सकता है मजबूरी हो या जो भी हो, अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए वो सब प्रयास कर रहे हो। परंतु एक जेएनयू की जो अमिट छाप थी, एक अलग छाप थी,
अगर इस तरह से हो रहा है तो मुझे लगता है कि भाई पहले एक था कि जेएनयू से पढ़ा लिखा है तो जरूर कुछ उसमें होगा, मतलब समझाने के लिए, समझने के लिए। वो अगर कहीं ना कहीं अगर धूमिल हो रही है तो निश्चित रूप से दुख की बात है। और जहां तक आप लोगों ने जो 2-3 नाम गिनाए कि भाई वहाँ वामपंथी थे, बाहर आके कांग्रेसी हो गए, इसमें एक बहुत ही गौर करने वाली बात है कि वामपंथ के जितने भी नेता निकले पिछले 20 वर्षों में, आप अगर देखेंगे तो आज के समय में या तो कांग्रेस के पिछलग्गू हो गए या कांग्रेस में वो हैं, या फिर और अन्य दलों में अपने अस्तित्व खोज रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग अपने आप को जेएनयू में वामपंथ विचारधारा के उसमें उड़ते हैं, उनके अंदर महत्वाकांक्षा इतने होती है कि जेएनयू के बाहर आने के बाद विचारधारा अलग और वो कहीं अलग पड़े होते हैं। और इसीलिए विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता है, मेरे एटलीस्ट जानने में ऐसा कोई कार्यकर्ता मेरे ध्यान में नहीं आया है कि जो विद्यार्थी परिषद या संघ के विचारधारा में रहा हो जेएनयू में और आने के बाद अपने महत्वाकांक्षा के कारण वो विचारधारा को छोड़ के दूसरे किसी विचारधारा या दूसरे किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हुआ हो। तो मुझे लगता है कि जेएनयू के जो संघ के विचारधारा से जो लोग जुड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ी एक मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी चीज है जिसको कि रिकग्निशन मिलना चाहिए कि भाई केवल संकीर्ण राजनीति के कारण वो विचारधारा से जुड़े नहीं हुए थे। वो जो विचारधारा है उनके पूरे जीवन व्यापी उनके साथ रहता है। भले ही राजनीतिक क्षेत्र में ये बातें जरूर की जाती होगी कि जेएनयू से निकले हुए विद्यार्थी परिषद के लोग आज के समय में जो संघ के बाकी संगठनों में क्या कर रहे हैं या फिर बीजेपी में क्या कर रहे हैं, परंतु ये जो मूलभूत बात है उसको हमें लगता है कि याद रखना चाहिए कि भले ही अपने आगे के जीवन में राजनीतिक तौर पे या फिर कुछ तौर पे अगर उस तरह के पैमाने पे अगर लगता है कि नहीं वो आप आगे आ पाए, परंतु विचारधारा के पैमाने पे अभी भी 30 वर्ष 35 वर्ष उससे पहले के जो कार्यकर्ता हैं वो अभी भी खरे उतरेंगे। जी, लेकिन अभी तो गुरुजी ऐसा भी है ना कि अभी तो आपकी लोगों की सरकार ही है, तो अभी तो मतलब पलटी बंदा मारे भी तो किस तरफ भाई। आप जो कह रहे हैं तो उन लोगों को तो मौका नहीं मिल रहा है ना, इसलिए अपना पट्टा बदल रहे हैं। लेकिन अभी तो एकदम स्वर्णिम अवसर है विद्यार्थी परिषद वालों के लिए, सरकार अपनी, सब कुछ अपना, सिस्टम अपना। लेकिन यही जो मिथ है उस पर आप दोनों के विचार जानना चाहूंगा कि परिषद मतलब भाजपा, भाजपा मतलब परिषद, और कितने लोग अभी तक उसमें बहुत, जैसे अभी जिन जतिन मोहंती जी का नाम लिया वो उड़ीसा में उपाध्यक्ष हैं भाजपा के, और ऐसे कई नाम हैं जो लोग परिषद में थे और भाजपा में चले गए। लेकिन ये जो संबंध है ये क्या एकदम सीधे सीधे है, या जो चलता रहता है कि नहीं जी परिषद मतलब भाजपा नहीं, भाजपा मतलब परिषद नहीं, ऐसा कुछ है? तो इस पर आप दोनों की राय जानना चाहूंगा। और इस बीच दर्शकों, अमित जी को माफ कीजिएगा क्योंकि वो शायद अपनी कैमरे की पोजीशनिंग से परेशान है तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहे हैं, तो थोड़ी सी अनौपचारिकता भाई जेएनयू वाले जब मिलते हैं तो हो ही जाती है। तो संदीप सर आप ही शुरू कीजिए, तब तक अमित जी अपनी प्लेसिंग सही। जैसे भाजपा या विद्यार्थी परिषद को एक तरह से देखना या विद्यार्थी परिषद को भाजपा के छात्र संगठन मानना, ये बहुत दिन तक चलता रहा। और मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में शायद इसमें कुछ परिवर्तन आए हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को संघ के एक अनुषांगिक संगठन के तौर पे और एक छात्र संगठन के तौर पे मीडिया या कह लिए जो जानने सुनने वाले हैं जो अपने आप को कहते हैं वो समझने लगे। ये कहना कि विद्यार्थी परिषद इज इक्वल टू भाजपा, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। आज के समय में अगर आप देखें, मैं अपना उदाहरण दूंगा। विद्यार्थी परिषद के बाद मेरे और दायित्व जो है वो वर्ल्ड ओसी के दायित्व है। उसके बाद अधिवक्ता परिषद जो कि संघ के एक अनुषांगिक संगठन है और वकीलों के मध्य वो काम करता है। और आज के समय में भारतवर्ष में सबसे बड़ा वकीलों का संगठन है। वो कभी इलेक्शंस नहीं लड़ती, कभी कुछ नहीं करती, परंतु आज के समय में आप अगर देखेंगे, एक समय ये भी था जैसे जेएनयू में एक छुआछूत की वातावरण थी, तो अधिवक्ता परिषद में जब दायित्व में थे हम लोग, हम किसी जज के पास जाते थे, उनको समझाना पड़ता था, हो सकता है कि वो मना भी कर दें। लेकिन आज के समय में अधिवक्ता परिषद के मंच में काफी लोग आने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि ये लोग अच्छे काम कर रहे हैं।
कहने का तात्पर्य यह है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अगर कोई जुड़ा हुआ है, उससे बाहर निकला है, अगर उसकी राजनीतिक रुचि है, तो निश्चित तौर पे भाजपा की तरफ वो देखेगा ही और भाजपा में अपना संगठनिक तौर पे या फिर किसी और तौर पे जुड़ेगा। परंतु ये कहना कि विद्यार्थी परिषद में है इसीलिए केवल और केवल बीजेपी में जाएंगे, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी परिषद में रहने के बाद काफी ऐसे कार्यकर्ता रहे हैं जो कि संघ के विविध संगठनों में गए हैं, अपने रुचि के अनुसार हो गए हैं। इतिहास संकलन समिति कह लीजिए या फिर भारतीय मजदूर संघ कह लीजिए, इस तरह के बहुत सारे संगठन हैं जिसमें वो काम कर रहे हैं। और एक समय के बाद विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जरूर ये समझ में आ जाती है कि केवल और केवल राजनीति एक उद्देश्य नहीं है। अगर विचारधारा के स्तर पे काम करना है तो बहुत सारे संगठन है, केवल एमएलए एमपी बन के वो नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं वो काम कर सकते हैं। बाकी सारे भी जो आयाम है उस पर काम करिए, समाज जीवन में अपना योगदान दीजिए। और ये मुझे लगता है कि जेएनयू से जो लोग निकले हैं आज के समय में कर रहे हैं, कोई अगर एकेडमिक्स में भी है, कोई एनजीओ सेक्टर में भी है, कोई मेरे जैसे कोई लॉयर भी है, तो कर रहे हैं लोग। तो इसलिए मुझे ये नहीं लगता है और मेरे जैसे कुछ पत्रकार भी हैं, और हम तीन तो कम से कम ये प्रमाण है ही कि हम तीनों विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे, लेकिन कोई भाजपा में नहीं है, मतलब ऑफिशियली तो नहीं। कोई जरूरी नहीं है। विद्यार्थी परिषद में आप अगर एक बार काम कर लिए हैं तो आप संघ के कोई भी आनुषंगिक संगठन में या भी किसी और क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। ये विद्यार्थी परिषद की सीख है। मैं इस पे मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो मेरा मानना है कि विद्यार्थी हाँ जी, एक सेंटेंस में जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि जो विद्यार्थी जी कुछ पेपर दे रहा हूँ, एक पॉइंटर दे रहा हूँ भाई कि यही विद्यार्थी परिषद लेकिन रेवंत रेड्डी को भी बना देती है साहब, जो फिलहाल कह रहे हैं। इस पर आपका भी चाहेंगे सर, संदीप सर, लेकिन पहले अमित जी को सुन लेते हैं, आपके पास आएंगे जी। अमित बोलो, उसके बाद मैं बिल्कुल जो आपने रेवंत रेड्डी की बात की, ठीक है, यानी एक दो एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन ये एक कॉमन प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छात्र संगठन है और उसके माध्यम से व्यक्ति निर्माण के माध्यम से समाज और देश परिवर्तन की हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग हमेशा हम की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। इसके अलावा जो अन्य संगठन है वहां कहीं ना कहीं मैं की प्रवृत्ति ज्यादा है, और इसी वजह से जितने भी हमारे समय के कॉमरेड रहे हो या आज के भी कॉमरेड रहे हो, वो सिर्फ जेएनयू में चुनाव जीत कर उसके बाद वो अपना रंग गिरगिट से भी पहले बदल देते हैं। और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक हमारे अध्यक्षीय प्रत्याशी हुआ करते थे जो एसएफआई से चुनाव भी जीते, और बहुत ही सीना ठोक कर उन्होंने बोला कि मेरी लाश भी निकलेगी तो लाल झंडे में जाएगी, लेकिन वो चुनाव तो जीत गए, लेकिन जैसे ही जेएनयू में पीएचडी जमा की उन्होंने कर्नाटक में जाकर कांग्रेस को ज्वाइन किया और आज राज्यसभा के सदस्य हैं। और जिस व्यक्ति ने हमारे पुष्कर मिश्रा जी को 4 वोटों से हराया था, वो भी आज कल भाजपा के दरवाजे पर ही नजर आते हैं। और इसके साथ ही जो पूरा का पूरा आज का जो राहुल गांधी की तथा कथित व्यक्तिगत टीम है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार के उल जलूल बयान राहुल गांधी जी बकते हैं, एक पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म में घुसते हैं, तो उनके जो दाया बाया हैं वो भी जेएनयू में चुनाव लड़े, आईसा के प्रत्याशी थे, उनका नाम सबको पता है, मैं लेना नहीं चाहूंगा। तो मुझे लगता है कि अपने संगठन का तो इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया ही, आइडियोलॉजी से दूर हटे और अब ये जाके कांग्रेस का भी बेड़ा गर्क करेंगे। और क्योंकि एक समय था जब ये बोला जाता था कि जेएनयू जो आज सोच रहा है वो देश कल सोचेगा, तो ये कथन सोचकर मुझे कांग्रेस की याद आती है, क्योंकि पिछले 30 सालों से एनएसयूआई जो कि कांग्रेस का छात्र संगठन है, उसकी कोई बिसात नहीं है जेएनयू में, उसको कोई सीरियसली नहीं लेता।
अब जिस प्रकार से राहुल गांधी जी कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने के लिए चल रहे हैं और जिस तरह से सीटें कम होती जा रही हैं उनकी, मुझे लगता है ये बात कांग्रेस पे तो फिट बैठती है, क्योंकि इस बार के चुनावों में भी नोटा ने ज्यादा स्कोर किया है और एनएसवाई के प्रत्याशियों ने बहुत कम किया है। और जो तथाकथित लेफ्ट यूनिटी है वो नॉर्थ गेट के बाहर कांग्रेस कार्यालय में ही नजर आती है, बाद में वो लोग वहीं जाते हैं। तो दोनों जी विचारधाराओं में फर्क है। वो जी हम लोग समाज की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं और समूह को लेकर, यानी मेरा व्यक्तिगत इंटरेस्ट कुछ नहीं है, देश आगे बढ़ना चाहिए। जबकि वामपंथ सिर्फ व्यक्तिगत इंटरेस्ट ही सिखाता है, इसलिए आइडियोलॉजी का डाइल्यूशन वहां ज्यादा हुआ है। और जितने भी बड़े से बड़े नेता थे 99% आज कांग्रेस या कुछ अन्य संगठन में जा चुके हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो भाजपा के दरवाजों को खटखटा रहे हैं। ये मजेदार रहेगा। तो संदीप सर, आपके पास वही सवाल कि यही विद्यार्थी परिषद जिसकी विरासत आपने इतनी बताई, इतना अच्छा लगा, लेकिन रेवंत रेड्डी को भी तैयार कर देती है, ये क्या मामला है? और आपका कंक्लूडिंग रिमार्क 2-2 मिनट 3-3 मिनट का, आप दोनों के पास आऊंगा, उसके बाद हम लोग ये चर्चा समाप्त करेंगे। इसको व्यालोक जी दूसरे तरीके से देखिए कि यही विद्यार्थी परिषद है जो कि अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे सीख देती है कि वो किसी और दूसरे दल में जाके वहां के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनते हैं और जीतते भी हैं, और केवल ये सीख वाह। विद्यार्थी परिषद में मिलती है। आपको एक वाकया सुनाऊंगा, और हमारे जेएनयू के राकेश श्रीवास्तव जी हैं, उनके फेसबुक वॉल से मैंने पढ़ा था ये, कि भाई मध्य प्रदेश में आपने शायद पढ़ा होगा, मैं अपने दर्शकों जी के लिए बताना चाहता हूँ कि जी मध्य प्रदेश में बार बार ये हो रहा था कि भाई वहां पे संघ कार्य बढ़ रहा था, बीजेपी भी आगे बढ़ रही थी, तो जो कांग्रेसी थे उनको लगा कि भाई ये संघ में करते क्या है, तो उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता या एक्टिविस्ट को भेजा कि जाओ यार देख आओ। तो गया वहां पे संघ का काम देखने के लिए, संघ के साथ उसका, संघ के स्वयंसेवकों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, शाखा में जाना। तो 1 साल बाद फिर वो जैसे ही आया, बोला कि भाई क्या सीखे, तुरंत ही वो संघ का जो प्रार्थना है वो शुरू कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी परिषद या संघ ऐसे सीख देती है कि जो जीवन मूल्यों से या जीवन को किस तरह से जिया जाए। तो इसीलिए रेवंत रेड्डी हैं वहां पे और सक्सेसफुल अपने आप को मान रहे हैं, भले ही अपनी जो राजनीतिक को है, परंतु आप भी अगर उनसे बात करेंगे तो वो जरूर कहेंगे कि विद्यार्थी परिषद से जो उनको सीख मिली है, वो चाहे प्राइवेट तौर पे करें या फिर पब्लिकली करें, उसका अभी सदुपयोग कर रहे हैं। और वो एक ही व्यक्ति नहीं है, अब भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे आप देखेंगे कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हुए आज के समय में बाकी दलों में भी हैं, क्योंकि ये जी सीख यही देती है कि भाई सबको साथ लेके चलो, अपने लिए नहीं समाज के लिए करो। तो ये तो विद्यार्थी परिषद के विचार की जीत है, मैं इस तरह से देखता हूँ। विद्यार्थी परिषद की जीत है। चलिए डॉक्टर अमित, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क सुन लें आज के विषय पर। आप लोगों ने ये तो ध्वस्त कर ही दिया कि जेएनयू लाल नहीं। चलिए आगे कंक्लूडिंग रिमार्क देखिए, 2 मेरा ये मिनट में मानना है सुन। क्योंकि आगे का जो भविष्य है वो बड़ा ही सुनहरा है, और राष्ट्रवादी विचारों के लिए जेएनयू में और भी सुनहरा है, क्योंकि जेएनयू की फिजा बदली है और आगे पूरी तरह से बदल जाएगी। जरूरत है कि हम सबको साथ लेकर चले, कमर कसकर राष्ट्र के लिए खड़े हों और कुछ ऐसा काम करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोगों के साथ जुड़े, हमारे विचारधारा के साथ आए। और यही डर वामपंथियों को सता रहा है, और इसी के चलते जो एक तथाकथित लेफ्ट यूनिटी की बात हुई है, क्योंकि जो एसएफआई है वो सीपीआई एम का छात्र संगठन है, आईसा सीपीआई एमएल का है, डीएसयू हुआ करता था, एआईएसएफ सीपीआई का है, और इसके साथ एक दिशा संगठन भी खड़ा हुआ है, एक दुर्दशा भी खड़ा हुआ है, और पता नहीं दिशाहीन संगठन भी कई सारे हैं जो वामपंथ की बात करते करते तो हैं लेकिन वामपंथी है नहीं। तो मुझे लगता है दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता बहुत है, तो ये वामपंथियों की फड़फड़ाहट है। और क्योंकि जब दिया बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाता तो है, लेकिन उसकी लौ भी बहुत ज्यादा
तीव्र हो जाती है या ज्यादा बड़ी करके दिखती है। तो ये अभी लेफ्ट यूनिटी बहुत बड़ी करके नजर आ रही है कि हम तो जी जीत गए, लेकिन वो जीत नहीं रहे हैं, ये उनकी हार है, क्योंकि वो सिर्फ विद्यार्थी परिषद को हराने के लिए एकजुट हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है जब जो उनका दिया है, चिराग है, वो जल्दी बुझेगा और सिर्फ जेएनयू से राष्ट्रवादी विचारों की ही गूंज आने वाले समय में आएगी। मैं जब जेएनयू में था तब भी मैं ये एक स्लोगन मेरा बड़ा ही प्यारा है कि हिंदुत्व इज द फ्यूचर एंड फ्यूचर इज आस। तो बहुत ही जल्दी भविष्य जी, हमारा ही होगा। हिंदुत्व ही भविष्य है और भविष्य हमारा है। खैर, दर्शकों श्रोताओं, चलते चलते कुछ फैक्ट्स जो आपको मिथक के तौर पर परोसे गए हैं उनको मैं बस्ट करता हुआ चलूं। अपन आज अंग्रेजी बोल रहा है क्योंकि दो सम्माननीय अतिथि हैं जो लोग अंग्रेजी ज्यादा समझते हैं, इसलिए मैं भी आज अंग्रेजी कुछ कुछ बोल रहा हूँ। तो कुछ मिथक जो हैं आपको बताए गए। पहली बात कि जेएनयू कभी भी इस तरह से लालगढ़ 1991 के बाद नहीं रहा। विद्यार्थी परिषद ने हमेशा प्रतिरोध की एक संस्कृति वहां मौजूद रखी और 1995-96 के बाद तो लगातार इस बीच के वक्त में भी 2000 के बाद के बाद जो है इस 14-15 साल में भी 2 बार संयुक्त सचिव के पद पर जीत चुकी है परिषद, और इस बार भी कहीं 72 सीट वोट से और कहीं 200 वोट से तो कहीं कुछ और से हारी है। समस्या इसकी नहीं है कि विद्यार्थी परिषद वहां इलेक्टोरली हार रही है। समस्या इस बात की है कि भैया वामपंथी अपना घर देखते ही नहीं है। इनके घर में आग लगते पता नहीं कब का स्वाहा हो चुका है, और ये भाई साहब लोग जो है उसी केरल पर, उसी सीपीएम दफ्तर और सीपीआई दफ्तर, नक्सल्स खत्म हो गए। मार्च तक ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर गृह मंत्री कभी भी घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि लगातार आत्मसमर्पण और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। टॉप के लीडर्स मार दिए गए, नक्सली चिट्ठी भेज रहे हैं कि भाई हमें खत्म ना किया जाए, हम सरेंडर करेंगे। तो विचारधारा की जो लड़ाई है, और आज के दौर में वैसे भी विचारधारा की बात करना थोड़ा सा अद्भुत है, क्योंकि कई सारे विचार हैं जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। दुनिया में कई जगहों पर युद्ध हो रहा है, लेकिन भारत ईश्वर की दया से और एक कुशल प्रशासन की वजह से अभी तक तमाम आग से अछूता है। हालांकि कोशिशें बहुत हो रही हैं, लेकिन फिलहाल और वीडियोज में और सारा चर्चा करेंगे। लेकिन विद्यार्थी परिषद हमेशा से वहां मौजूद रहा है और उसने हमेशा एक ठीक ठाक प्रतिरोध किया है। इसलिए इन बातों को भूल जाएं। और विद्यार्थी परिषद के भी जो लोग हैं, अगर उनको अभी फिलहाल इतिहास का नहीं पता है या वो इतना भी कष्ट नहीं करना चाहते कि थोड़ा शोध कर लें, तो भाई अभी सीनियर सभी मौजूद हैं और सब लोगों का फोन नंबर ऐसा नहीं है कि मोदी जी की तरह एकदम टाइट से सोच नहीं। आप पूछ लीजिए यार। लेकिन ये सब मत लिखा कीजिए कि फला है तो वहां से हम यहाँ पहुंचे। आप राजनीति में जाएं, आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस सब तरह का तथ्यों के साथ खिलवाड़ करके खुद वैचारिक तौर पर कम्युनिस्ट साबित न करें। इसी संदेशे के साथ और अपने छोटे से भाषण के साथ कि दो दो जेएनयू वाले अपने सीनियर्स अग्रजों साथियों के साथ रहने के बावजूद मैंने मैदान कैसे लूट लिया, कैसे लहरिया ले ली। लेकिन शायद अमित जी मेरे बैचमेट हैं, एक अग्रज के साथ और एक बैचमेट के साथ मैंने लहरिया लूट ली। दर्शकों श्रोताओं, आप लोग आगे भी आलोकवाणी को अपना स्नेह और समर्थन देते रहें। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन तैयार रखें और अपने स्नेह की बारिश में हमें भीगते रहने दें। संदीप सर, अमित जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल पर आते रहिए और हमें समृद्ध करते रहिए। बाकी आपका सबके भी लिए बहुत बहुत धन्यवाद जानू जी, शुभकामना। वंदे मातरम।